सेकेंडरी थिंग है। अब पहले मुझे पीपीटी को ओपन करने दो, फिर हम आगे चलते हैं। हार्ड इजी बेटा अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैं तो ये मानता हूँ कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव है, हार्ड और इजी कुछ नहीं है। ये खाली हमारा पर्सपेक्टिव है कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हमें कंसेप्ट पता है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इजी है, और अगर हमें नहीं पता है तो वही क्वेश्चन हमारे लिए टफ है। सीधी सी बात तो यही है। यस और नो? अब मुझे सेकेंड पार्ट ओपन करने दो, क्योंकि आज हमें रे ऑप्टिक्स 2 स्टार्ट करना है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आज हम रे ऑप्टिक्स सेकेंड वाला पार्ट शुरू करेंगे, और इसका भी उतना इम्पोर्टेंस है जितना कि पहले वाले पार्ट का इम्पोर्टेंस था। तो इसको दिमाग में रखते हुए आप चलोगे, ठीक है। जस्ट किडिंग किडिंग कर देते हो, हाँ। बातें सारी भावनाएं अपनी निकाल देते हो और फिर बोलते हो जस्ट किडिंग। कितना अच्छा लगता है। वेरी गुड। स्लाइड क्यों नहीं ओपन हो रहा? 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, यस यस, ओपन हो गया। तो सबको विजिबल है स्लाइड बेटा? यस सर। इसमें एडिटिंग क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। और सपोज हमारे पास ऐसा कोई प्रिज्म है ना, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल 3D व्यू मैंने आपको दिखाया ताकि हमें साइड व्यू, टॉप व्यू सब कुछ दिखाई दे, है ना। इस आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, ठीक है। और ये इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो आपको दिखाई दे रही है, जो आपको रेक्टेंगुलर सरफेस दिखाई दे रहे हैं, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब देखो रेज इस तरीके से पास होंगी यहाँ पे। ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब जैसे ये इंसिडेंट रे इस पे फॉल होती हैं, तो फिर ये कुछ रिफ्रैक्ट होती हैं, क्योंकि इसका मीडियम चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन इसका ये वाली सरफेस पे होता है, और जैसे ये सेकंड सरफेस पे फॉल होती है तो वापस ये रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो फिर ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। पहले नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होती है, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही, और फिर जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल के अवे बेंड हो जाती है। तो अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक 2D डायग्राम बना लिया, ये आपको 3D समझाने के लिए, ताकि आप इस तरह से उसको इमेजिन करो, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक 2D प्लेन ले लिया, और 2D में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा ट्राइंगल दिखाई दे। अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे, आप ऊपर से इस प्रिज्म को ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से ऑब्जर्व करोगे, तो आपको इस तरीके का एक ट्राइंगल दिखाई देगा, ठीक है। तो हम बिल्कुल ऐसे ट्राइंगल पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3D डायग्राम हम ड्रॉ नहीं कर सकते ना पेपर पे। तो 3D खाली हमें दिमाग में समझने के लिए चाहिए,
और जब हम पेन पेपर पे यूज़ करेंगे तो हम एक प्रिज्म को एक ट्राइंगल से शो करेंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो सपोज करो ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है ए और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे आई, देखो इंसिडेंट रे जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करी ए बी सरफेस पे तो ये बैंड हो गई, है ना, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। देखो मैंने यहाँ पे नॉर्मल एक्सिस भी बनाई है, नॉर्मल एक्सिस की तरफ ये आपकी रे बैंड हो गई। फिर जैसे ही ये सेकेंड वाली सरफेस पे स्ट्राइक हुई तो अब आपकी जो रेज है वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही हैं, तो डेंसर से रेयरर जाएंगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो फाइनली आपकी रे इधर से निकल जाएंगी। क्या मेरी बात आपको समझ आई? यस और नो? बेटा यहां तक सबको समझ आया? इसमें एडिटिंग का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट वेट करना यार, एडिटिंग का ऑप्शन ही नहीं है। अब मेरे ख्याल से ऑप्शन आ जाएगा, अब ऑप्शन आ रहा है, अब बढ़िया, अब सही है, ठीक है। तो कई बार ऐसा इशू आ जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, एक दो दिन से काफी अजीब सा हो रहा है। ठीक है, हाँ अब सही है। चलो अब मैं पेन का यूज कर सकता हूँ। तो हमारा प्रिज्म है, ये इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। तो 2D में हम बिल्कुल इस तरीके से प्लॉट करेंगे, हम 3D में इसको इस तरीके से इमेजिन करेंगे और 2D में हम इस तरीके से ट्राइंगल को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रिज्म है। अब ये इंसिडेंट रे जैसे ही आई देखो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और फिर जैसे ही सेकेंड सर्फेस से स्ट्राइक करी तो नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। ये आपका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया गया है, और ये आपका सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। इन दोनों के बीच का एंगल है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म जो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो ये हमने 3D को बेटा 2D में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहले तो इस बात को समझ जाओ कि आपको इमेजिन ऐसे करना है और इसको ड्रॉ ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम सबको पता है कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। ये फाइनली जो आपकी रे एमर्ज हुई है, मीडियम से बाहर निकली है, इसके साथ जो एंगल है ये आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है क्योंकि पहली बार रिफ्रैक्शन आपका इस पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन आपका इधर होगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे आपकी होगी, और सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन आपका इस वाली सरफेस पे होगा, ये पॉइंट पे, है ना। तो ये वाली आपकी फाइनल रिफ्रैक्टेड रे होगी। बात समझ आ रही है? तो दोनों के साथ एंगल आपको अलग अलग दिया हुआ, देखो ये R1 है और ये आपका R2 है, दोनों नॉर्मल्स के साथ आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो हमें दोनों के साथ एंगल्स गिवन है, R1 एंगल पता है, हमें R2 एंगल भी पता है, ठीक है। अब अगर ध्यान से इस ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करो, ध्यान से इस ज्योमेट्री को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये एंगल जो आपका है ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है हम सबको पता है, कि इंसिडेंट रे हमारी जाना इधर चाहती है, इसकी तमन्ना इधर जाने की है, इसकी चाहत जो है इधर जाने की है, लेकिन बेचारी इधर पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पे एक मीडियम आ गया है जिसको हमने बोला है प्रिज्म, और इस प्रिज्म की वजह से इसका जो पाथ है वो यहाँ से डेविएट हो गया है। तो फाइनली ये रे जो है इधर को निकल गई, तो जाना इधर चाहती थी लेकिन निकल इधर को गई। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल का डिफरेंस क्रिएट हुआ है
इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। हमारा बेसिक डेफिनेशन सेम रहेगा हर जगह पे, बेसिक डेफिनेशन हमारा हर जगह पे सेम रहेगा, चाहे आप मिरर पढ़ो, चाहे आप लेंस पढ़ो, चाहे आप प्रिज्म पढ़ो, सबके लिए एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब सेम होता है। जिधर वो रे जाना चाहती है उधर जा नहीं पाती और उधर से बैंड हो जाती है, तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा पता चलेगा। यस और नो? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कमेंट आपके विजिबल नहीं होंगे, आपके कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे। बात समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे आप यस यस बोलते जाओ, बस यस यस बोलते जाना है आप, ठीक है? चलो अब इसको ज्योमेट्री को थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, और इस डायग्राम को हम क्लियर कर देते हैं। है ना? डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लो, ये हमारा R1 है, या R2 है, हमारा डेल्टा है, ठीक है? अब इन क्वाड्रिलेटरल APQOQ, अब ये ज्योमेट्री का खेल है सारा, जिसको ज्योमेट्री समझ आती है वो इस चीज़ को समझ जाएगा आसानी से। क्वाड्रिलेटरल देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बेसिक चैप्टर आने चाहिए, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, क्योंकि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से भी हम काफ़ी कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर आपका उतना इंटरेस्टिंग और उतना ईजी तब हो जाएगा जब आपको बेसिक मैथमेटिक्स, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल अच्छे से आता है, क्योंकि उसी का सारा खेल है यहाँ पे। इस पूरे चैप्टर में बेसिक ज्योमेट्री आपकी काफ़ी यूज़ होगी, है ना? तो अब ये क्वाड्रिलेटरल आप ध्यान से देखो, APOQ, ए वाला पॉइंट ये है, ये आपका P पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। इस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, ठीक है? इन क्वाड्रिलेटरल APOQ, A प्लस O इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम सबको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना? तो एंगल A और एंगल O दोनों मिला के कितना बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे, है ना? एंगल A और एंगल O कितना बनाएंगे? 280 डिग्री बनाएंगे, राइट? सिमिलरली अगर मैं बात करूं, क्योंकि N1 और N2 आपके नॉर्मल्स हैं, ध्यान से देखो, अब ज्योमेट्री ध्यान से देखते जाना। और ट्राइंगल OPQ में देखो, इन ट्राइंगल OPQ हम सबको पता है एंगल O प्लस R1 प्लस R2, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना? ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सिमिलरली अब ट्राइंगल देखो DPQ, DPQ कहाँ पे है? ये रहा DPQ, आपका ये ऊपर वाला ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, इस ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हमें डेल्टा का वैल्यू मिल जाएगा। डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? देखो, डेल्टा जो है इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, यस और नो? डेल्टा जो है बेटा, यहाँ से देखो, ये DPQ ट्राइंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, और हम सबको पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, सपोज करो, ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, इसको मैंने कई बार 10,000 बार यूज़ करी है, ठीक है? तो देखो, हर ट्राइंगल से रिलेटेड आपका एक एक्सटीरियर एंगल ज़रूर होगा, हर साइड से रिलेटेड, सॉरी। जैसे अगर मैं ये एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ x, तो ये जो x है बेटा, ये इसके बराबर होगा y और z के। आई कैन राइट x इज इक्वल टू y प्लस z। सिमिलरली अगर आप ये एक्सटीरियर एंगल की बात करोगे, इसको मान लो q, तो q को मैं क्या लिख सकता हूँ? z प्लस p के बराबर, ठीक है? सिमिलरली अगर आप इस एक्सटीरियर एंगल की बात करो, इसको मान लो m, तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इट इज इक्वल टू y प्लस p। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए ट्राइंगल की, कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल को हम इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल DPQ को। अगर आप ध्यान से देखो, DPQ वाला ट्राइंगल आपका ये अपर ट्राइंगल है, तो अपर ट्राइंगल में आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो डेल्टा होगा बेटा, अब ये जो एंगल होगा ऊपर वाला DPQ वाला जो एंगल होगा, ये क्या होगा? I माइनस R1 ही तो होगा। ये जो ऊपर वाला एंगल है बेटा, ये वाला, ये पूरा एंगल I है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट पूरा एंगल I होगा।
तो आई में से R1 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को ऊपर वाला एंगल मिल जाएगा। यस और नो? यस नो बोलते जाना बेटा। यस सर। अच्छा, अगर मैं इस एंगल को देखूं, ये छोटा सा एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, इस एंगल को देखूं तो ये एंगल आपका क्या होगा? E माइनस R2। ई में से जब आप R2 को माइनस करोगे तो हमें ये ऊपर वाला एंगल मिल जाएगा। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा ये इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ योर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ हमने दोनों इंटीरियर एंगल्स को ऐड किया और उसको एक्सटीरियर एंगल के बराबर इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से हमें डेल्टा का वैल्यू मिल गया। यस, बहुत सारे बच्चों को चीज़ें पता नहीं होती। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई? देखो, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिल गया? आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिलेशन पे मैं स्टार लगा रहा हूँ मतलब वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में डायरेक्टली कई बार एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है। आपको इंसिडेंस एंगल दिया होगा, आपको एंगल ऑफ इमरजेंस पता होगा, आपको R1 का वैल्यू पता होगा, R2 का वैल्यू पता होगा। डायरेक्टली आप इस इक्वेशन का यूज़ करोगे और हमें डेल्टा का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहता है तो आप हर बार ऐसे डायग्राम बनाओगे, इंसिडेंट रे बनाओगे, रिफ्रैक्टेड रे बनाओगे, फिर नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करोगे। ये पूरी ज्योमेट्री आपको हर बार बनानी पड़ेगी। तो या तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में रखो और हर बार इस डायग्राम को ड्रॉ करो, चाहे आपका कैसा भी क्वेश्चन आए। आप हमेशा 2 स्टेटमेंट्स लिखो, फिर ये 3rd स्टेटमेंट लिखो। पूरा प्रोसीजर ये वाला फॉलो करो, या तो, है ना। और मेरे ख्याल से अगर आप कंसेप्ट ध्यान में रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो वेरिएशन आते जाएंगे। ऐसा नहीं आपको हमेशा सेम टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। तो ये कंसेप्ट आपका यही है कि कोई भी इंसिडेंट रे आएगी तो वो डिफ्लेक्ट होएगी जब वो मीडियम में एंटर करेगी और इस तरह से उसका पार्ट डेविएट होगा। और अगर वो डेविएट होती है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमें निकालना आना चाहिए कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस? हाँ सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ तक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सबको क्लियर है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन हमें निकालना आ गया। अब दोनों इक्वेशंस को देखो, मैं कंबाइन कर रहा हूँ, पहली वाली और दूसरी वाली। पहली वाली और दूसरी वाली इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो एक ही जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ए को मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस R2। इस दो इक्वेशन को देखो, कंपेयर करो। पहली वाली इक्वेशन बोल रही है कि a प्लस ओ इज इक्वल टू 180 और दूसरी इक्वेशन बोल रही है R1 प्लस R2 प्लस ओ इज इक्वल टू 180। दोनों में o कॉमन है, मतलब a को इसके बराबर होना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यस? तो अब हमारी 3rd इक्वेशन में देखो क्या मॉडिफिकेशन आ जाएगा बेटा। R1 प्लस R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a के बराबर लिख सकता हूँ। और a क्या है हमारा? a इज नथिंग बट योर एंगल ऑफ प्रिज्म। a इज नथिंग बट योर एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना सारी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को अपने नोट्स में उतारना है आप। ठीक है, तो यहाँ से हमारे डेल्टा का एक नया इक्वेशन मिल गया विच इज आई प्लस ई माइनस ए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। या तो आप ये वाला इक्वेशन का यूज़ करोगे या तो आप ये वाले इक्वेशन का यूज़ करोगे डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए, विच इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है? यस? यस सर। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूडिंग पॉइंट मिल गया कि सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस विच इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। तो ये हमारी एक थ्योरम बन गई यहाँ से। सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस विच इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ तक सबको समझ आया? हाँ सर। इस पे एक एग्जांपल करके देखो। क्वेश्चन बेटा जो एग्जाम में आया था वो इस तरीके का आया हुआ था। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करो एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू, एंगल ऑफ इमरजेंस भी आपको दे रखा है लेट से 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑल्सो गिवन टू यू विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन।
डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था इसमें, निकाल के बता सकते हो आप एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा यहाँ से? सबको निकालना है यहाँ पे बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली निकल जाएगा यहाँ से। जल्दी से बताओ डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा? 45। 45 आ रहा है ना, आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। तो आई प्लस ई कितना हो गया, माइनस ए करो, 30 30 कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली आपको मिल गया 45 डिग्री। तो अगर आपको इक्वेशन पता है तो यू कैन डायरेक्टली पुट एंड शूट, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको R1 और R2 का वैल्यू दे रखा होगा, जैसे कि सपोज करो R1 इज इक्वल टू 20 डिग्री, R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, I इज इक्वल टू 15 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। अब यहाँ पे आपको एंगल ऑफ इमरजेंस नहीं दिया हुआ है, एंगल ऑफ इमरजेंस आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप डेल्टा निकाल पाओ। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे आपको देखो डायरेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, R1 का वैल्यू दे रखा है, R2 का वैल्यू दे रखा है, और हमें फाइंड करना है डेल्टा कितना होगा। तो डेल्टा निकालने के लिए हम सबको पता है डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये हम सबको इक्वेशन पता है। अब यहाँ से आप ए तो निकाल लोगे R1 और R2 को ऐड करके, आप लोग क्योंकि बहुत स्मार्ट हो, ए तो निकाल लोगे, इंसिडेंस आपको पता है वो भी आप निकाल लोगे, ई कहाँ से निकालोगे ये मुझे बताओ। हाउ विल यू कैलकुलेट एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब एंगल ई कहाँ से निकालोगे? क्या मेरा क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो सब? यस और नो? यस सर। हाँ, तो जल्दी से बताओ मेरे को एंगल ऑफ इमरजेंस कैसे निकालोगे, क्योंकि डेल्टा निकालने के लिए हमें ई का निकालना जरूरी है। ए तो हम निकाल देंगे R1 प्लस R2 करके, आई हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो ई कहाँ से निकालोगे आप? ई निकालने के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हेल्प लेना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं निकलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो आपको मीडियम का दिया हुआ है 3/2, अब आप निकालो ई, अब आपका ई निकल जाएगा। सराउंडिंग में आपको एयर दे रखी है, तो बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से आप ई नहीं निकाल सकते। अब ई निकालने का प्रोसीजर क्या होगा ये बताओ मेरे को, ई निकालने के लिए क्या दिमाग लगाओगे आप? यस, आपको बोल के बताना है, कमेंट मेरे को यहाँ विजिबल नहीं है। अगर मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है मीडियम का, बोला है कि इसका म्यू 3/2 है, मतलब ये ग्लास है, ग्लास मटेरियल का बना हुआ, तो अब मुझे बताओ ई कैसे निकालोगे? क्या हमारा इतना दिमाग नहीं चल रहा है? बेटा जहाँ पे फंस जाओ आप, मान लो कोई डेटा आपको नहीं निकाला जा रहा है, वहाँ पे आप स्नेल्स लॉ को याद करोगे। वेरी गुड, मैं वही बताने वाला हूँ। रिफ्रैक्शन का जो बेसिक है वो बेसिक पे आपको जाना ही पड़ेगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस पे आपको जाना ही पड़ेगा। कोई डेटा अगर मिसिंग है तो आप स्नेल्स लॉ से कोशिश करोगे कि वो निकालूं, क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है आपके पास। तो स्नेल्स लॉ लगाओ बिल्कुल, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, है ना।
तो यहाँ के लिए आपका देखो एंगल कितना होगा, इंसिडेंट एंगल आपका हो जाएगा R2 के बराबर। अगर मैं स्नेल्स लॉ मीडियम से एयर के बीच में लगाऊंगा, है ना, तो मैं कैसे लगाऊंगा देखो, 3/2 साइन R2, R2 का वैल्यू मुझे पता है विच इज़ 30 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू, अब लाइट कहाँ पे जा रही है, एयर में जा रही है, 1 साइन E, ठीक है। तो यहाँ से मुझे E का वैल्यू पता चल जाएगा, 3/2 इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, सो 3/2 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू साइन E। तो यहाँ से आपको E का वैल्यू पता चल जाएगा विच इज़ साइन इनवर्स 3/4, E का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा साइन इनवर्स 3/4। तो साइन इनवर्स 3/4 आप कैलकुलेटर पे करके देखना किसके बराबर आ रहा है। इसका जो एंगल आएगा, आपको एक बार E पता चल गया, तो E एक बार हमें पता चल गया, तो हमारा डेल्टा यहाँ से निकल जाएगा। बात समझ आई आपको? यस और नो? वे तो हाँ ना भी नहीं बोलते, पता नहीं कैसे हुआ, ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे सर। हमने तो मौन व्रत ले रखा है, आपको जो कराना है करा दो बस चुपचाप। ठीक है, तो जहाँ पे भी फंसोगे आप क्वेश्चन में, तो वहाँ पे स्नेल्स लॉ को जरूर याद करोगे, क्योंकि स्नेल्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा उसका पार्ट है, उसको आप ध्यान में रखते हुए चलो। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन का वेरिएशन कैसा हो रहा है इंसिडेंस एंगल के साथ। तो हम सब ने डेल्टा का इक्वेशन तो ऑलरेडी निकाल चुका है। डेल्टा का इक्वेशन हमें पता है, देखो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। ये इक्वेशन अभी अभी हमने निकाली, आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो राइट आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। दोनों इक्वेशंस अभी अभी हमने देखी। अब डेल्टा का इंसिडेंस एंगल के साथ कैसा वेरिएशन हो रहा है ये हम देख रहे हैं। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा, अब इस इक्वेशन से कंपेयर करते जाना, जैसे ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा, द एंगल ऑफ डेविएशन विल डिक्रीज। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना आप बढ़ाते जाओगे, उतना आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस जो होगा, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो कम होते जाएगा। Yes. At a particular value of incidence, the deviation becomes minimum and it is known as angle of minimum deviation. किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें मिनिमम वैल्यू इसकी मिलेगी और उसको हम बोलेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये जो रिजल्ट बेटा प्लॉट किया गया, ये रिजल्ट आपका ऐसे नहीं प्लॉट किया गया। प्रिज्म पे बहुत सारा के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपने रे ऑफ लाइट को पास किया, तो डिफरेंट रिजल्ट्स हमें दिखाई दिए, है ना। बात समझ आ रही है? डिफरेंट एंगल्स पे रे ऑफ लाइट को पास किया गया, तो डिफरेंट रिजल्ट्स हमें दिखाई दिए, और जिस रिजल्ट के लिए हमें एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मिनिमम मिला, उस एंगल को बोला गया मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, डेल्टा मिनिमम। बात समझ आ रही है? डिफरेंट एंगल्स के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये जो प्लॉट है ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया। तो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस उन्होंने इंक्रीज करते गए, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आपका जो डेविएशन है वो कम होता जा रहा है, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ डेविएशन, देखो बेटा इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेविएशन कम होता जा रहा है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मिनिमम हमें वैल्यू मिलेगी, इसको हम बोलेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इसके बाद अगर हम ज़्यादा और इंक्रीज करेंगे, है ना, ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन आपका इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? तो मिनिमम हाँ, मिनिमम चीज कहाँ पे ऑब्जर्व करी गई ये भी आपको बता दूं, जब आपका R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू किसके बराबर हो गया, R के बराबर, ठीक है। अगर आपका R1 और R2 R के बराबर हो जाएगा और I आपका E के बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। बात समझ आएगी? तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सपेरिमेंटल प्लॉट आपको बताया गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि बेटा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करो, तो आपको अज्यूम कर लेना है इट इज़ ऑलवेज I इज इक्वल टू E, सो आपका आंसर हो जाएगा 2I माइनस 2R, यही हो जाएगा।
जैसे ही आपको क्वेश्चन में कहीं भी आपको पता चल गया कि बेटा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करो, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन होती है कि इंसिडेंस एमरजेंस के बराबर हो जाता है और R1 R2 किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर। यस और इस पर्टिकुलर डेविएशन के बाद अगर आप ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करोगे तो फिर से वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह का ये एक्सपेरिमेंटल कर्व आपको मिला है। एक्सपेरिमेंटल कर्व है, यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं है। दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल कर्व। बात समझ पा रहे हो? तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 सेम हो जाएंगे ना, तो A इज इक्वल टू 2R और यू कैन से R इज इक्वल टू A/2, है ना। R का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, A/2 के बराबर। ठीक है, तो I प्लस E विच इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, ये जो हमने इक्वेशन पहले ही देखा था। यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ एमरजेंस I के बराबर हो जाएगा, तो हमारा I प्लस I बेटा 2I हो जाएगा। तो 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम। अब यहाँ पे डेल्टा नहीं लिखूंगा मैं, खाली इस इक्वेशन में मैंने डेल्टा लिखा है, बड़े ध्यान से देखो, और ये वाली इक्वेशन में मैंने डेल्टा मिनिमम लिखा है। डेल्टा मिनिमम इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने डेल्टा मिनिमम की कंडीशन को इस इक्वेशन में पुट किया है। जब मैं डेल्टा मिनिमम की कंडीशन को पुट करूंगा तो मेरा जो डेल्टा आएगा वो मिनिमम डेल्टा आएगा, और मिनिमम डेल्टा का वैल्यू यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये बोला गया होता है इफ द एंगल ऑफ डेविएशन इन मिनिमम देन कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो I का वैल्यू डायरेक्टली आप निकालोगे A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको बोला गया होगा कि बेटा अगर आपका डेविएशन एंगल मिनिमम है तो बताओ किस इंसिडेंस एंगल पे आपका डेविएशन मिनिमम होगा, और मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आपको दे रखी होगी, सपोज करो 30 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म भी आपको दे रखा होगा, सपोज करो 15 डिग्री। तो आप दोनों का जोड़ लगाओगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा। यस और नो, विच इज 45 अपॉन 2, है ना। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यस और नो? हाँ सर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है और एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है ये स्टेटमेंट, तो इसको बहुत ध्यान से दिमाग में रखेंगे। चलो हम आगे चलते हैं। मिनिमम कंडीशन को यूज़ करते हुए हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो वो भी आपको बता देता हूँ कि कैसे हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। मिनिमम की कंडीशन को यूज़ करते हुए हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ देखो आपको हर जगह लगाना ही है, जहाँ भी रिफ्रैक्शन आ जाए तो आप समझ लो कि स्नेल्स लॉ तो लगना ही लगना, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ हमने लगा दिया। स्नेल्स लॉ हम सबको पता है, साइन आई μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस फॉर्म म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, और यू कैन से साइन आई अपॉन साइन R। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इंसिडेंस का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, है ना। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन के लिए हमने इंसिडेंस एंगल का वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया, तो साइन आई की जगह पे मैंने इस कंडीशन को पुट कर दिया, A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। और R1 का मिनिमम वैल्यू क्या हो, देखो R1 किसके बराबर है, R1 R2 दोनों सेम हो जाएंगे ना। अगर आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो उसका वैल्यू A/2 के बराबर हो जाएगा, तो वो भी मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। तो यहाँ से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कई बार हमें क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू नहीं दिया होता है, हमें एंगल ऑफ प्रिज्म दिया होगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दिया होगा, है ना, और बोला होगा कि फाइंड करो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो कई बार हमें म्यू को प्रेडिक्ट करना होगा, तो हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर देंगे कि इतना म्यू होगा, मतलब आपका मटेरियल ये होगा। अब म्यू पता करने का क्या मतलब है, जैसे हमें म्यू का वैल्यू पता चलेगा तो उससे हम बता सकते हैं कि वो मटेरियल आपका ग्लास होगा, कि वो मटेरियल आपका वाटर होगा, किस मटेरियल से वो आपका बना हुआ है ना, आपका प्रिज्म जो है किस मटेरियल से बना हुआ है। तो म्यू का वैल्यू जैसे हमें पता चलेगा उसके बेसिस पे ही हम उस मटेरियल का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, मैं दुकान में गया और मैंने बोला भैया मुझे ऐसा एक प्रिज्म दे दो, मटेरियल आप डिसाइड करना, मुझे मत डिसाइड करने को बोलो, मटेरियल आप डिसाइड करो, आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। तो मैंने दुकानदार को बोला ऐसा एक प्रिज्म दे दो जिसमें मिनिमम जो डेविएशन है इतना आना चाहिए, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म हमें इतना मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए आप डिसाइड करो कौन सा मटेरियल बेस्ट सूटेबल होगा। तो दुकानदार के पास पूरी लिस्ट होगी, इतने सारे मटेरियल्स की लिस्ट होगी, हज़ारों। तो अब वो चेक करेगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको मिनिमम डेविएशन इतना चाहिए जब आप लाइट को पास करो,
आपको एंगल ऑफ प्रिज्म इतना मेंटेन करके रखना है, तो वो लिस्ट में सॉर्ट आउट करेगा कि उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए। तो जैसे कि सपोज करो उसको पता चल गया कि इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए 1.5, ठीक है, 1.5 होना चाहिए, तो वो तुरंत बता देगा कि आप सर ग्लास मटेरियल यूज़ कर लीजिए, आप ग्लास मटेरियल यूज़ कर लीजिए और उसका प्रिज्म बनाइए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और आपकी रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल हो जाएगी। तो कई बार हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी को भी प्रेडिक्ट करना पड़ता है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी तब हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे जब हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पता होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म हमें पता होगा, ठीक है। मतलब कोई भी 2 पैरामीटर पता होंगे तो हम तीसरे पैरामीटर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई? यस और नो? हाँ सर। है ना? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। चलो अब स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो स्पेशली मेंशन करते हैं कि बेटा हमारे प्रिज्म का एंगल बहुत ही छोटा है। अगर बहुत छोटा है तो हम सबको पता है, अगर आपका थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है? 100 बार मैं बता चुका हूँ, थीटा के बराबर। और कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। अगर हमारा थीटा बहुत छोटा है तो हम सबको इतनी मैथमेटिक्स तो आती है ना, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आपका प्रिज्म का एंगल छोटा, अब छोटा तो कितना छोटा, तो सपोज करो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया हुआ है 1 डिग्री, दिया हुआ है 2 डिग्री, सपोज करो दिया हुआ है 1.5 डिग्री, मतलब आपका प्रिज्म इतना थिन है, इतना थिन आपका प्रिज्म है कि आपका एंगल ऑफ प्रिज्म इतना छोटा है 1.5 डिग्री, तब आप इस एजम्पशन का यूज़ कर सकते हो। तब आप साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हो और कॉस थीटा को 1 से रिप्लेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये एजम्पशन हमें पता होना चाहिए कि कब हम इस एजम्पशन को यूज़ करेंगे और कब हम इस एजम्पशन को यूज़ नहीं करेंगे। तो हम सबने देखो स्नेल्स लॉ तो लगा ही लिया था, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, स्नेल्स लॉ हम सबको पता है ना। तो हमने स्नेल्स लॉ लगाया बिल्कुल बढ़िया से, और फिर हमने अज्यूम किया कि अगर हमारा I बहुत छोटा है, if I is assumed to be small, then R1, R2 and E will also be very small. So replacing sign of angles by angles themselves. तो साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूँगा? डायरेक्टली थीटा से रिप्लेस कर दूँ। फिर मैं साइन थीटा नहीं लिखूंगा, फिर मैं डायरेक्ट थीटा लिख दूंगा। तो म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन R1, मैंने साइन को रिप्लेस कर दिया, और म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन R2। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करोगे तो हमारा डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। यहाँ से सब्सटीट्यूट करोगे वैल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या लिखोगे? म्यू टाइम्स R1, ई की वैल्यू क्या लिखोगे? यहाँ से देखो म्यू टाइम्स R2 माइनस R1 प्लस R2। तो देखो म्यू कॉमन आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है? जल्दी बताओ। एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। यहाँ से बहुत ही शानदार रिलेशन निकल के आएगा, विच इज डेल्टा इज इक्वल टू म्यू कॉमन आ जाएगा, सॉरी ए कॉमन आ जाएगा, यू विल गेट म्यू माइनस 1। डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इफ इट इज गिवन दैट योर प्रिज्म इज वेरी वेरी थिन। और वेरी वेरी थिन आपको डेटा से पता चलेगा। क्वेश्चन में डेटा दिया होगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री से आप चले जा सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मान लो 5 डिग्री से ऊपर जा रहा है, 10 डिग्री, 15 डिग्री ऐसा हो रहा है, तब आप ये इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। ये इक्वेशन आपका तभी वैलिड होगा जब आपका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही छोटा होगा, और वेरी वेरी स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म एंड फॉर वेरी वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमेशा कंडीशन को दिमाग में रखते हुए इक्वेशन को लगाना, ऐसा नहीं अंधाधुंध धराधर लगाए जा रहे हो, बाद में पता चला प्रिज्म तो बड़ा निकला। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? हाँ सर। है ना? तो ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेन रिलेशन तो हमें याद रखना ही है, ये रिलेशन तो हमारा मेन रिलेशन है, ठीक है। यहाँ से ये हमने डिराइव तब किया है जब हमने कंडीशंस को लगाया है, ये कुछ एजम्पशंस हमने लिए हैं, उसके बाद ये रिलेशन हमें मिला है। तो कई बार हमें एग्जाम में जैसे क्वेश्चन ऐसा आता है, फॉर अ स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म लेट्स से if the angle of prism is 2 degree then find the angle of deviation
if the prism is made up of glass having refractive index which is 3/2, बस तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले को लगाओगे, डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन मीन्स 3/2 माइनस वन। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? यस और नो? हाँ सर। है ना? तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट इस रिलेशन को याद रखना है, लेकिन ये भी याद रखना है कि ये हमने एजम्पशन क्या क्या लिया है। एजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग रिलेशन याद रख लेते हो लेकिन एजम्पशन को याद नहीं रखते हो, ठीक है? तो एजम्पशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं एजम्पशन पहले बताता हूँ। देखो, डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन, दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरे ख्याल से प्रिज्म की कहानी मैंने आपको बता दी लगभग, है ना? प्रिज्म की कहानी आपको समझ आ गई? यस और नो? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से बने रहिए लाइव टीवी पर। तो आगे हमारे पास टाइम है ना, अभी डिस्पर्जन पढ़ा दूं आज आपको? जल्दी बोलो। डिस्पर्जन भी प्रिज्म का ही एक पार्ट है ना? ना सर, काले कौन कौन थक गए बेटा? आज के लिए बस इतना ही करें। चलो ठीक है बेटा, डिस्पर्जन फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, पर मॉर्निंग क्लास सबको ज्वाइन करना है। एसवी वालों को अभी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहा है ना, लेकिन एसवी वाले वीडियो ज़रूर देखेंगे, ठीक है बेटा? वीडियो आपको ज़रूर देखना है, ऐसा नहीं करना है ना? मॉर्निंग का वीडियो देखना है और इवनिंग का क्लास अटेंड करना है। ये काम आपको घर पे करना है, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। Bye sir, thank you. ओके बेटा।